सोचो, अगर कोई तुम्हें बोलने से रोक दे या बिना किसी वजह के अरेस्ट कर ले तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होगा। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को दिए कुछ फंडामेंटल राइट्स। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शुरू में ये 6 नहीं 7 हुआ करते थे। बहुत लोग फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ एग्जाम का टॉपिक समझते हैं, लेकिन असल में ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये हमारे हर इंडियन सिटीजन की फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते ना, तो हमारी जो बेसिक फ्रीडम है ना, वो भी सिक्योर नहीं होती। और यही आता है एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, उनमें से था एक राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल लिस्ट से हटा दिया गया था। आज राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट है, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट। अब हम बात करते हैं उन 6 फंडामेंटल राइट्स की जो आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। यह हमें बताता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, कि हमें बोलने की, अपनी बात रखने की, अपनी थॉट्स रखने की, कहीं भी घूमने की, अपना प्रोफेशन चूज़ करने की फ्रीडम देता है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर जैसे एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है राइट टू रिलीजन। ये हमें ये बताता है कि कोई भी इंडियन सिटीज़न किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। ये उसका फ्रीडम है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये स्पेशली माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज, कल्चर और उनके एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था, विच इज़ इंक्लूडेड इन आर्टिकल 32। अब ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू था। और जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यही हमारी फ्रीडम और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। सोचो, आपने स्कूल में कोई एग्जाम दिया हो और सिर्फ संडे में देखकर किसी को ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाए, फेयर लगेगा? नहीं ना। सो इसी अनफेयर ट्रीटमेंट को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंडर आता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई वीआईपी हो। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन या फिर किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सबको इक्वल चांसेस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी को हमारे इंडिया में कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। अगर कोई करता पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 18 कहता है नो टाइटल्स, किसी को भी राजा, नवाब, राजकुमार जैसे टाइटल्स गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर किसी को सम्मानित करना है तो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स दे सकते हैं, क्योंकि ये अवार्ड है, टाइटल नहीं है। बस याद रखो, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड एंड 18 नो टाइटल्स। अभी आप ये रील देख रहे हैं और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू फ्रीडम का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। क्या राइट टू फ्रीडम सिर्फ हमें बोलने तक की फ्रीडम देता है? नहीं, ये हमें अपनी ज़िंदगी अपने डिसीजन के साथ जीने की भी फ्रीडम देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में आता है। जो आर्टिकल 19 है वो हमें 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स देता है। अपनी बात रखने की फ्रीडम, कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम, पीसफुली कहीं भी इकट्ठा होने की फ्रीडम, इंडिया में कहीं भी घूमने की फ्रीडम, इंडिया में कहीं भी रहने की फ्रीडम, और अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन या बिजनेस चूज़ करने की फ्रीडम। लेकिन एक बात याद रखना, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी अलाउ कर रखे हैं। अब मान लो किसी पर क्रिमिनल केस हो जाए, तो आर्टिकल 20 इंश्योर करता है कि उसके साथ कानून के हिसाब से इंसाफ हो। दोषी है तो पनिशमेंट मिले, निर्दोष है तो उसको इंसाफ मिले। आर्टिकल 21 इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर इंडियन सिटीज़न को अपनी लाइफ एंड लिबर्टी के साथ जीने का अधिकार देता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम अपनी डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। आर्टिकल 22 इंश्योर करता है कि अगर कोई अरेस्ट होता है, चाहे वो निर्दोष हो चाहे वो दोषी हो, उसको लीगल हेल्प लेने का अधिकार है। बस सिंपल वर्ड्स में याद करो, 19 6 फ्रीडम्स, 20 फेयर जस्टिस, 21 लाइफ एंड लिबर्टी, 22 राइट्स ऑन अरेस्ट। अब अगर ये सीक्वेंस आपने याद कर लिया तो राइट टू फ्रीडम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि आपसे कोई 12 घंटे काम करवाए और आपको एक पैसा भी ना दे, क्या ये लीगल है? ऑफ कोर्स नहीं। या फिर कोई 12-13 साल के बच्चे को स्कूल भेजने की जगह किसी फैक्ट्री या माइन में भेजकर काम करवा रहा है, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स नहीं।
और इसी नहीं का जवाब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर करता है कि किसी भी इंसान का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 और 24 के अंडर आता है। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई भी फोर्स्ड लेबर या बिना पैसे के मजबूरी में काम करवाना बिल्कुल प्रोहिबिट है, यह हमारे इंडिया में नहीं होगा। और आर्टिकल 24 इंश्योर करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ स्कूल जाने चाहिए, कहीं भी किसी भी हजार्डस प्लेस पे या किसी फैक्ट्री में, किसी माइंस में एम्प्लॉय नहीं रखा जाएगा उन्हें। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बस एक लाइन में पूरा फंडामेंटल राइट याद करो। आर्टिकल 23 किसी भी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, और आर्टिकल 24 किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी हजार्डस प्लेस पे एम्प्लॉय नहीं करेगा। बस ये 2 आर्टिकल्स याद कर लो तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। इंडिया को सेक्युलर कंट्री क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को अपनी इच्छा से कोई भी रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम देता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आपको कोई फोर्स कर सकता है कि कल से आप एक ही रिलीजन फॉलो करोगे? बिल्कुल नहीं। और इसी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक फंडामेंटल राइट देके, और इसी राइट को कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 के अंडर आता है। आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन मीन्स कोई भी इंडिविजुअल को अपनी इच्छा से कोई भी रिलीजन चूज करने की, उसको फॉलो करने की और उसका प्रचार करने की अनुमति है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है। आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने रिलीजियस मैटर्स को खुद मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती है। और आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती हैं। अब इजी रिवीजन ट्रिक याद करो। आर्टिकल 25 माई रिलीजन, आर्टिकल 26 माई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 27 नो टैक्स ऑन रिलीजन एंड आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। बस इजी ट्रिक्स याद कर लो तो उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कभी नहीं रटना पड़ेगा। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और हजारों कल्चर्स हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर कल को कोई आपको बोले कि आप अपनी लैंग्वेज या कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये लीगल है? बिल्कुल नहीं। और इसी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 और 30 के अंडर आते हैं। ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं होते हैं, ये इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अब समझते हैं 30 सेकेंड्स में राइट्स। आर्टिकल 29 कहता है कि अगर किसी भी कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट है तो उन्हें उसे प्रोटेक्ट करने का राइट भी है, मतलब अपनी पहचान बचाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल सकता है और उन्हें खुद मैनेज भी कर सकता है, मतलब अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना, उसके मैटर्स देखना, उसके करंट अफेयर्स देखना, उन सबका उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अपनी एजुकेशन को अपने तरीके से चलाने का राइट। बस इतना याद करो, 29 आपकी पहचान को प्रोटेक्ट करता है, 30 आपकी एजुकेशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। सोचो, अगर कोई आपके सारे फंडामेंटल राइट्स छीन ले तो क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका भी सॉल्यूशन दिया है। इसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 के अंडर आता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर कभी भी आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अपने राइट की प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हो। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, एसएससी में बार बार पूछा जाता है कि विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32। राइट्स और फंडामेंटल राइट्स तभी पावरफुल होते हैं जब उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी राइट हो। और एक एसएससी का फेवरेट फैक्ट, आर्टिकल 31 पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन इन 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको फंडामेंटल लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। बस सिंपल सा याद करो, आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी था जो अब नहीं है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फंडामेंटल राइट्स फिनिश होते हैं। सेव दिस शील फॉर द रिविजन।